हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक निबंध पढ़ें जो हमें कुछ शिक्षा ज़रूर देगा, जिसका नाम है बूढ़ा कुत्ता। तो बच्चों, इस निबंध को शुरू करने से पहले उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। पालतू जानवर जीवन भर हमारी सेवा करते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं तब लोग उन्हें घर से भगा देते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन भर परिश्रम करके परिवार के लोगों के लिए सुख साधन जुटाते हैं, बूढ़ा होने पर उनकी उपेक्षा होने लगती है। कहीं कहीं तो उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस निबंध में लेखक ने यही संदेश देने का प्रयास किया है। तो आइए अपने इस निबंध को आरंभ करें। बार बार दुत्कारे जाने फटकारे जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े करके और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है, तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है ये, समूची देह में खोरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोच खरोच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती है, ऐसी कि उपकाई आ जाए। उपकाई यानी कि उल्टी आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे या घर में आने दे। जो ही वह इस और बड़ा कि मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो फिर यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य ना हो जाए। असह्य यानी कि सहन ना करने योग्य। तब कूकू करता या बरामदे के नीचे को उतर जाता है, अर्थात इसे जब तक बेहद ना मारा जाए तब तक यह वहां से जाता नहीं है। किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता, तब तक यह बैठा रहता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। तो बच्चों, सोचकर बताइए, मार खाने के बाद कुत्ता क्या करता है। बच्चों, मार खाने के बाद कुत्ता वहीं बैठ जाता है, टुकुर टुकुर देखने लगता है। एक मित्र ने कहा, कुचीला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी ना बर्बाद होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाती। बहुत दिनों से हमारे घर है ये। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहले नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी सजलता और करुणा पाई थी। करुणा यानी कि दया भाव। इसका शरीर धूरी धूसरिल था, अर्थात धूल से भरा हुआ शरीर था। इसके बदन पर दांत के कई निशान थे, जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। मैंने अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा कि यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित कुत्ते को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे। जब वह टूटते यह मेरे पांवों के बीच आ जाता। मैं उसे दुत्कार देता। दुत्कारता यानी कि वापस फेंक देता, दूर हटने के लिए कहता। किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करते समय क्यों समय बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह भरे आंगन का प्रहरी बन गया। प्रहरी यानी कि चौकीदार, पहरा देने वाला। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंकते थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रबल सबल युवक था। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए, पिल्ले में क्या बदलाव आए। बच्चों, पिल्ले के बदन के सारे दाग मिट गए थे।
अब वह आंगन का प्रहरी बन गया था। अब सब कुत्तों ने उसे अपना सरदार बना लिया था। अब वह छोटा पिल्ला ना होकर एक किशोर, एक प्रबल सबल युवक सा बन गया था। मैंने गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई पहरेदार रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूर पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता है। प्राय बाहर आकर उसे डांटता, पर डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत होकर सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों, और ये कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी गई तो देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीज़ें चली गई हैं। किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया ना गया हो, तो उस दिन उसका व्यारा नारा ही हो जाता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहाँ का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया, और जब तक वहाँ रही सदा उनके पलंग के नीचे ही सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा कि इसे कार पर बिठा लें, किंतु जो ही कार खुली यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना ना चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, ये ताकीद करने की सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम प्रतीक्षा में थे कि झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे अरे ये क्या, सारा शरीर धूलित है, यानी कि धूल से भरा हुआ। शरीर में इतने जख्म हैं, लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, अनेक व्यूहों की वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर भोर यह हमारे सामने पहुंच गया। रानी ने नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर ये अपनी ड्यूटी पर डट गया। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए कुत्ता किस हाल में घर पहुंचा। बच्चों, कुत्ते के शरीर पर धूल भरी हुई थी और बहुत से जख्म थे। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ता झगड़ता आ रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? इसे मार दिया जाए, इसे भगा दिया जाए, या इसे जहर खिला दिया जाए। किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर शरीर बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, ये तुम्हारा विधान कैसा है? तो बच्चों, इस पाठ के जरिए कवि हमें बताता है कि जो जीवन भर हमारी रक्षा करता है, अंत में उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। आइए एक बार उनके विषय में जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरनगर, बिहार में हुआ था। वे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे। साथ ही वे एक महान विचारक, चिंतक, पत्रकार, संपादक और क्रांतिकारी थे। उनकी रचनाओं में पतितों के देश में, आम्रपाली उपन्यास, माटी की मूर्तें कहानी संग्रह और चिता के फूल, लाल तारा, गेहूं और गुलाब निबंध, संघमित्रा, तथागत, रामराज्य, नेत्रदान जो नाटक है, ये प्रसिद्ध हैं। 9 सितंबर 1968 को उनका निधन हो गया।
तो इस पाठ के जरिए बेनीपुरी जी ने हमें समझाया है कि सबकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। जानवर बेहद वफादार होते हैं और अंत तक हमारी वफादारी में कोई चूक नहीं करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।